बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज सेनेट के इजलास में बहुत से अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू हुई है और उसमें एक इशू ये भी ज़ेर बहस आया कि इकॉनमी से लेके और क्रिकेट तक पाकिस्तान जो है वो हर शोबे में ज़वाल का शिकार है। इसकी क्या वजह है? लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हुकूमती अखराजात और राइट साइजिंग के मामलात जो हैं, इस पर जो हुकूमत ने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ कायम की गई हैं, इनमें से 3 कमेटियों में माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब भी शामिल थे। उन्होंने तीनों कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने वजह ये बयान किया कि हुकूमत जो है वो अपने जो अखराजात हैं वो कम करने में और राइट साइजिंग के मामलात जो हैं उनको सही तरीके से आगे बढ़ाने में सिंसियर नज़र नहीं आ रही। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से फ़ारिग किया जा रहा है, लेकिन ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जो बड़े अफसरान हैं जो ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो जो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो ये इसलिए बड़ी अहम है कि उनका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है और वो पहले भी मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ इस किस्म के ताउन करते रहे हैं। अभी भी वो ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कुछ कंसर्न है बड़े अहम है। तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दिया है जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब को, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और प्राइवेटाइजेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सरबराह भी हैं। जनाब सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। दोनों अभी सेनेट के इजलास में भी मौजूद थे और कैसर बंगाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर कैसर बंगाली साहब आपसे करना चाहता हूँ। पहले ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि आप ने जो इस्तीफ़ा दिया है, थोड़ी सी वजूहात बताएंगे, ख़ास तौर पे ये वजह कि छोटे मुलाजमीन को फ़ारिग किया जा रहा है और जो बड़े अफसरान हैं उनको बचाया जा रहा है। तो इस पर आपने किसी कमेटी के इजलास में अपना कंसर्न शो किया और अगर किया तो क्या जवाब आया था? जी शुक्रिया हामिद साहब, मुझे शो में शामिल करने का। मैं ज़रा एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि 3 कमिटीज़ नहीं हैं जी। ये 1, 2, 3 पहले एक कमेटी बनी नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी, उसके बाद एक कमेटी बनी कमेटी फॉर रिडक्शन ऑफ फेडरल एक्सपेंडिचर और तीसरी फिर कमेटी बनी एक के बाद एक। अच्छा। इस वक्त जो कमेटी है वो है हाई पावर्ड कमेटी ऑन राइट साइजिंग। अच्छा। मैंने इस तीसरी कमेटी से रिज़ाइन किया, पहली 2 कमेटी तो वैसे ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, राइट। मेरे जो वजह है, बुनियादी वजह जी राइट साइजिंग वाली है, वो ये कि मेरा पिछले 10 साल से ज़्यादा से यह मौक़िफ़ है कि मईशत को इस्तेकाम देने के लिए हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, चूँकि 100 रुपया की रेवेन्यू पे 210-220 रुपया एक्सपेंडिचर आप कर नहीं सकते। हम 20-25 साल से ये कर रहे हैं और ख़सारा हम ले रहे हैं कर्ज़े से। ये ऐसे मईशत चली नहीं सकती है। अब हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। जो जब मुझे इंक्लूड किया इस कमेटी में, मैंने कहा चलो मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर दूं, लेकिन काफ़ी अरसे गुजारने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कहीं सीरियस नहीं है। उससे अंदाज़ा दो सबसे बुनियादी वजह ये थी कि प्राइवेटाइजेशन के यूनिट्स को आप हटा दें तो 53 यूनिट्स को इन्होंने इवेल्युएट किया है इस कमेटी ने, जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, और उस 53 यूनिट में से एक यूनिट को बंद करने का फ़ैसला किया, बाकी उन्होंने रिटेन करने का फ़ैसला किया। अच्छा। तो ये बुनियादी एक मुझे मसला है कि जब आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं और कोई इदारा बंद करने को तैयार नहीं है तो फिर मेरा रहने का फ़ायदा नहीं है। उसके साथ यही था कि वो जो इक़दामात थे वो गरीबों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, कम आमदनी लोगों को, बजाय इसके कि बड़े लोगों को। अच्छा जी, तलाल चौधरी साहब, तो आप तो प्राइवेटाइजेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सरबराह भी हैं, तो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि 53 यूनिट्स जो हैं उनको प्राइवेटाइज करने का फ़ैसला था, लेकिन अभी आप सिर्फ एक यूनिट जो है उससे अपनी जान छुड़ा रहे हैं, बाकी से फ़िलहाल सर मैं जी सर मैं ये ज़रा क्लैरिफाई कर दूं, 53 यूनिट्स जो है नॉन कमर्शियल है। 17 यूनिट्स प्राइवेटाइज के हैं, वो फैसला तो हो गया। 53 यूनिट्स नॉन कमर्शियल है। जी डॉक्टर तलाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बंगाली साहब की बात एक बात की तो तस्दीक करती है कि हुकूमत जो है वो बड़ी कंसर्न्ड है और काम कर रही है। अब थोड़ा बहुत मौक़िफ़ का फ़र्क जो है वो हर एक का हो सकता है और बंगाली साहब का हो सकता है मौक़िफ़ इनका ये समझती हूँ ज़्यादा दुरुस्त है,
लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैंने इसमें, एक तो जो कह रहे हैं कि भी ग्रेड 22 के या अबव 16 जो है वो लोग नहीं, बिल्कुल वो प्रोपोर्शनेट ही कम होंगे। और इस वक्त तक 6 मिनिस्ट्रीज़ को राइट साइजिंग से गुजरी हैं और उसमें से 22 की जो स्केल की जॉब्स हैं, यानी वो जो 2 सेक्टरीज आप समझ लें, वो उसके इसी तरह ही नीचे। और बाकी देखिए मकसद 2 काम करने हैं, एक तो राइट साइजिंग यानी जहाँ जितने चाहिए वो पूरे करने हैं, दूसरा जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने अपने सारी उम्र अदारों को दे दी है और वो दयानतदारी से काम करते रहे हैं, तो उन लोगों को जहाँ अगर उनकी वो जॉब कंटिन्यू हो सकती है किसी दूसरे इदारे में अगर वो ज़रूरत है। लेकिन एक बात बड़े क्लियर है, ये जो बेसिक इसका जो जिस वजह से ये बनी है, जो कह रहे हैं कि अखराजात कम करने हैं, वो बिल्कुल होंगे और उसके लिए जो अब फैसले हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये पहले जो 6 मिनिस्ट्रीज की राइट साइजिंग हुई है उसके फैसले इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज कई दफ़ा नहीं कर पाती इस तरह के अनपॉपुलर फैसले। यानी किसका दिल करता है कि हम हल्कों में जाएं और हमें यूटिलिटी स्टोर वाले या कोई पाक PW वाले दूसरे हमें। तो मेरा ख्याल है कि इस अच्छे इकदाम में बंगाली साहब को साथ रहना चाहिए था, कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। अगर कहीं कोई कमी कुताही कोई और बेहतरी आ सकती है तो हम इन सब दोस्तों के साथ मिलकर करने को तैयार हैं, लेकिन हमने ये करना है और इस दफ़ा हम करके दिखाएंगे। जी अच्छा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताएं, क्या ये जो मामलात हैं इस पे सेनेट के और कौमी असम्बली के इजलास में एक तफसीली डिबेट नहीं होनी चाहिए? हम देखते हैं कि इन मामलात पे डिबेट कम होती है, आपस के जो सियासी इख्तलाफात हैं उसमें पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें हामिद साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब से मैं आया हूँ सेनेट में, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इश्यूज़ के ऊपर डिबेट की बजाय हम लोग उन चीज़ों को पुश करते हैं, जो मर्जी गवर्नमेंट में वो पुश करते हैं कि उसको पास करा ले। बस हमारा ये एक खेलना होता है कि भाई हमने चीज़ों को पास कराना है और हमने उसको इन डेप्थ उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। बेसिकली यहाँ है कि मेरा ये ख्याल है कि सेनेट जो है ना, ये डिबेटिंग क्लब है, यहाँ पे आके सारे डिबेट करते हैं और अपने अपने उसके, जैसे आप कह रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। देखिए पॉइंट स्कोरिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेन पॉइंट से हट के पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो तो वो गलत हो जाता है। आप ज़रूर उसको रेफरेंस करके देखें, ज़रूर करें। देखिए अभी जैसे आपने बंगाली साहब की बात की है, हमारे अपने क्रिटिक्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जैसे बंगाली साहब है वैसे आतिफ मियाँ साहब भी हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये जो आज जो हो रहा है ना, ये आज की बात नहीं है, इसकी हिस्ट्री अगर आप आतिफ मियाँ साहब को भी देख लें और बाकी सब को देख लें, ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1980 से। अच्छा 1980 से जब आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तान चाइना से, इंडिया से, बांग्लादेश से, क्या नाम है, सिंगापुर से, इन सब से मालदार था, इन सब से बेहतर था, वो सब इनको फॉलो करते थे। फिर हुआ क्या कि 1980s ऑनवर्ड्स 2 पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और बारी बारी आती रही। अच्छा 1995 एक और टाइम पीरियड ऐसे था कि जिसमें वो एक कर्व नीचे जा रहा है जो पाकिस्तान का था और एक कर्व ऊपर जा रहा है जो इंडिया का था 1995। तो उन्होंने इन 2 पॉइंट को रेफरेंस करके कहा है कि अगर 1980 से लेके पाकिस्तान जैसे मुल्क थे, अगर वो उस तरीके से ग्रोथ करता, जो आज पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है वो $1700 है, अगर उस तरीके से ग्रो करता तो तकरीबन $2,500 होता। अगर वो बांग्लादेश की तरह ग्रो करता तो तकरीबन $3,000 होता। अगर इंडिया की तरह ग्रो करता तो आज तकरीबन 3500 से ऊपर डॉलर पर कैपिटा इनकम था। फिर वो दूसरा रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं कि अगर 1995 ऑनवर्ड्स अगर आप उसकी प्रोजेक्शन करते हैं और जो पाकिस्तान जिस प्रोजेक्शन पे जा रहा था उस पे जा रहा होता और आज जिस पे है, इसके दरमियान में पाकिस्तान ऑलमोस्ट तकरीबन
आप ये समझ लें 4 टाइम्स बेहतर होता। डॉक्टर साहब इस दौरान में 1999 में तो परवेज मुशर्रफ आ गया, उससे तो जान 2008 में छूटी, तो वो वाला जो पीरियड है वो किधर जाएगा? याद रखें, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग है, मैं समझता हूँ उन्होंने, इन सब ने, हम पाकिस्तानियों ने, हम सब ने मिलके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। लेकिन वो उनके ज़माने में जीडीपी एक दफ़ा 7 को टच की थी, बाकी कभी किसी के आप इमरान खान साहब की किताब पढ़ लें, मुशर्रफ के बारे में उन्होंने जो लिखा है कि सब कुछ तबाह कर दिया उसने। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये डिक्टेटर्स जो चीज कर सकते थे जो शायद पॉलिटिशियन ना कर पाते बिकॉज ऑफ सर्टन वो क्या कह सकते हैं हमारी लिमिटेशंस की वजह से हो जाती है वो, हालांकि वो हमारी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने किया। अब आ गई प्राइवेटाइजेशन। जब आपको पता है कि ये स्टील मिल और पीआईए क्यों तबाह हुआ है? बेसिकली इसलिए तबाह हुआ है कि हम लोग कहते हैं जॉब क्रिएशन का मतलब है ये हुकूमत की चीज है, इसके अंदर जॉब डाली जाओ, पॉलिटिकल भर्तियां कर देते हैं, तो हम उसको ओवर स्टफ कर देते हैं। अच्छा, जरा कैसर बंगाली साहब थोड़ा सा ये बताएं कि आपके जो कंसर्न्स थे, आप ये हुकूमत की जो एक ऑस्टेरिटी कमेटी थी उसके मेंबर थे, तो जो मेन जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको नौकरियों से फारिग किया गया है वो तो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेड 17 से 22 तक के जो मुलाजमीन हैं, अफसर हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। लेकिन तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उन पे भी हाथ डाला जाएगा, और वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ वापस आ जाएं। तो क्या आप अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे? देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। एक राइट साइजिंग कमेटी हफीज़ पाशा के अंदर भी बनी थी, एक इशरत हुसैन के अंदर भी बनी थी, और ये इनकी रिपोर्ट्स जो है वो शेल्फ पे चली गई। मुझे ख़दशा है कि इस दफ़ा भी यही होगा। लेकिन तलाल साहब एक तो जो हवाले दिए वो सही है, लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ, 2 मिसाल में देता हूँ जो बहुत मैं समझता हूँ मुझे एतराज़ है। एक इदारा है समेडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब से ये बना है इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। आपको भी पता है मुल्क में स्मॉल एंटरप्राइजेस का कोई इनकलाब नहीं आया, बल्कि टैक्सेशन और बिजली की कीमत और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हज़ारों की तादाद में बंद हो गई है। एक गवर्नमेंट का इदारा बना के उसका डीजी अपॉइंट करके उसको गाड़ियाँ और दफ्तर दे के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो टैक्स कम करे, बिजली का कीमत कम करे, लोड शेडिंग कम करे और फैसिलिटीज़ दे। दूसरी मिसाल मैं ये दे रहा हूँ, पॉपुलेशन पे काफ़ी डिस्कशन हुई कमेटी में कि पॉपुलेशन बड़ा ख़तरनाक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें ये इदारे चाहिए। 3 इदारे मुख्तलिफ नाम से पॉपुलेशन के थे, इन्होंने इसको अबॉलिश करने के बजाय कहा इसको हम मर्ज कर देते। तो ये जो बात है कि हमने बड़े ओहदे भी एक्स किए हैं, समेडा जैसे इदारे, पॉपुलेशन काउंसिल जैसे इदारे, फर्टिलिटी रिसर्च जैसे इदारे, ये सारे बंद करने की ज़रूरत है। इनसे ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ब्यूरोक्रेट को बिठा के कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, और ब्यूरोक्रेट को बिठा के कहीं पॉपुलेशन कम नहीं होगा। उसमें पॉलिसी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। इदारे बना के, अथॉरिटीज़ बना के आप नहीं कर सकते। और हुकूमत ने अभी इसी हफ्ते 2 और अथॉरिटी बनाई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को ब्रेकअप कर दिया, एक सिविल एविएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग बना दी है। तो एक तरफ तो ये है कि हमें इदारे कम करने हैं, और यहाँ 2 इदारे और बना दिए, इसी हफ्ते बना दिए। तो मुझे एतराज़ यही है कि मुझे डायरेक्शन नज़र नहीं आती है कि कोई नतीजे ख़ास बात तक हम पहुँचेंगे। अच्छा तलाल साहब, चलिए ये तो कैसर बंगाली साहब के कंसर्न्स हैं, लेकिन जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021 से लेकर और 2023 तक, यानी कि 2 हुकूमतों के दौर में 2 वज़ीर आज़म साहिबान, इमरान खान भी और शहबाज शरीफ साहब भी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो ही ऑस्टेरिटी मेजर्स का ख्याल नहीं करता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसने गैर कानूनी ख़र्चे भी किए हैं। मसलन वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान अखराजात में किफ़ायत शुमारी पर अमल नहीं किया, ये ऑडिटर जनरल कह रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस की इंतज़ामिया ने 2021 से 2023 के दौरान अपने मुलाजमीन को सिर्फ एजाज़िया अदा करने के लिए 10 करोड़ और 99,04,510 रुपये के अखराजात किए,
और जब ऑडिटर जनरल ने पूछा कि ये जो आपने तकरीबन 11 करोड़ रुपया खर्च किया है इसका कोई हिसाब दें, उनको हिसाब नहीं दिया गया। ऑडिटर जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से अद्वियात की ख़रीदारी में भी कोई बिडिंग नहीं की जाती और इसमें भी बाकायदगी का जिक्र किया है। तो बड़ी तफसीलात है मेरे पास। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, ख्वाह वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हों या शहबाज शरीफ साहब, वही अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स का ख्याल नहीं करेगा तो बाकी इदारे कैसे करेंगे? मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बंगाली साहब इतना तो कुशन देना और इतनी तारीफ भी करें कि ये जो रिपोर्ट थी ये शेल्फ में नहीं गई, ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा। और आज भी इस्लामाबाद की सड़कों पे कुछ महकमों के एम्प्लॉयज़ इसीलिए सरापा एहतजाज हैं। और उस स्टोर के जिस PW उसके और ये 6 मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगली 5 फिर आ रही हैं। देखिए, इतना तो मेहरबानी करें ना कि अगर इनकी राय 100% इम्प्लीमेंट अगर ना हो तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप है कि अगर मैं कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ बस वो है। देखिए, एक टीम वर्क है। नहीं, उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया है। आर्गुमेंट ये है कि आपने सिविल एविएशन अथॉरिटी खत्म करके उसमें से एक एयरपोर्ट अथॉरिटी निकाल मैं आपको देखिए, मेरी गुजारिश है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बनानी है, जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत और वो बोझ है उसे कम करना है। और मैं दोबारा कह दूं, बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर का रिजॉल्व है। कोई किसी किस्म की सियासी बुनियादों पे या किसी मुफाद की बुनियाद पर कोई ना डिसीजन रिवर्स होगा। कोई हड़ताल करे, कोई जंग का ऐलान करे, जो मर्जी करे, हमने इंशाल्लाह। एक मिनट जरा सुन ले एक बात। गफूर हैदरी साहब जो हैं उन्होंने आज एक बहुत ही अहम ऐलान कर दिया, जरा वो मैं चाहता हूँ तलाल साहब उसको भी सुन लें। हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो फैसला तुमने किया है पाक PWD की बंदिश का, इस फैसले को वापस ले, वरना जमीयत उलमा इस्लाम पाक PWD के अफसरान और मुलाजिमीन का इस तहरीक का हिस्सा बन के मुल्क भर में इनके एहतजाज में शिरकत करने का फैसला करेगी। तो अब बताएं ना, आज वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब सारे जो हैं वो जाके JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं जी आए हमारा साथ दें। वो कह रहे हैं हम तो पाक PWD के मुलाजमीन के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। देखें, ये हमारा काम है हाँ कि सारी सियासी पार्टियों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको ये चाह रहे हैं कि इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी एम्प्लॉय का उसकी ज़्यादती नहीं होगी, नौकरी से चले गए। नहीं देखिए, मैं आपको ये श्योर करवाएंगे उनके कोई बेनिफिट्स हैं, उनको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, गुजारिश ये है, ये हम सबसे पहली बात एक शफाफियत, दूसरी बात ये है कि वो प्राइवेटाइजेशन में भी यही असूल है, और दूसरी एम्प्लॉयज़ के जो हकूक हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल सारी पार्टियों को, ये भी बैठे हैं, हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे। अच्छा। लेकिन ये मामला पाकिस्तान के रिफॉर्म का, मैं बंगाली साहब से 200% एग्री करता हूं कि हम भले पहले ही बहुत लेट हैं, हमें तेजी से ये काम करना है, और ये वाहद हुकूमत होगी जिसमें आपको हर महीने ये होता नजर आएगा। इनको ऑन बोर्ड लेने के लिए तो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, वो तो आप इनसे करने के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, हर कमेटी में बात करते हैं, हर जगह इनको ऑन बोर्ड लेते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, मैं ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ऑन बोर्ड ले सकते हैं, और NRO नहीं दे सकते। फर्क ऑन बोर्ड लेने में और NRO देने में फ़र्क है। वो आप ऑन बोर्ड होने के लिए तैयार हैं इनके साथ? देखिए जी, इसमें वाकई बहुत फ़र्क है। NRO देने के लिए ना, दे नीड टू हैव पावर्स, वो तो इनके पास है नहीं। ये सिर्फ ऑन बोर्ड ही ले सकते हैं। वो नहीं होता गड्डी में कोई बंदा बैठा हुआ, गड्डी खोल देते हैं, आओ जी वो कर लो, लेकिन कहाँ जाना है वो इनके पास है ही नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, ये जिस कमेटी के, उस कमेटी के बाज़ चीज़ें सामने आई थी। 4 अरब रुपए की निजकारी के लिए 2 अरब रुपए का खर्चा, दैट मीन्स पर अरब आपका 50 लाख का खर्चा। ठीक है, मुझे कोई आदमी बता दे, कोई बंदा जिसने अगर 19-20 का भी बिजनेस किया हो, क्या इतना ये जायज़ है? अच्छा, नंबर 2, 2 काम ऐसे हैं पाकिस्तान के जो आज पाकिस्तान के आप गिट्टों में बैठे हुए जिसे हम कहते हैं। एक अनफंडेड, और बंगाली साहब वुड बेयर मी आउट, ठीक है, एक अनफंडेड पेंशन पाकिस्तान का, और ये दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे है वो है पावर सेक्टर, आपको पता है। अच्छा, इन दोनों में माशाल्लाह बदरजा कमाल इन लोगों का रोल है।
इसी में फिर मैं करूँगा, आतिफ मियाँ साहब कहते हैं कि जब 1990s में आप लोग $33 बिलियन का ये पावर सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे थे, तो भाई कुछ देख लेते, कोई साइंटिफिक एविडेंस लेकर कर लेते, कोई एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले लेते। आप लोगों ने नीली वेली जो मर्जी बार बार आतिफ मियाँ साहब का हवाला दे रहे हैं, वो तो आपकी हुकूमत में ही आपकी हुकूमत छोड़ के चले गए थे। सर मैं देखो, मैं इसीलिए उनका मिसाल दे रहा हूँ कि ये वो शख्स है जिसने हमारे भी वो किया। मैंने शुरू में ही कहा था कि वो है, जैसे अभी वो है ना, ये इनके वो क्या, कल को ये जब करेंगे, ये कोट करेंगे कि जी इन्होंने हमें भी बुरा कर, तो मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जो हमें क्रिटिसाइज करते थे। अच्छा, तीसरी चीज ये है, इस वक्त पाकिस्तान का जो एक और बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम लोग बड़ी हाई कंजम्पशन है और बड़ी लो आउटपुट है। जैसे उन्होंने कहा है, कितने बिजनेसेस बंद हो गए हैं, हाँ। कितनी चीजें हो रही हैं। और ये याद रखें कि अगर आप देख लें 2022 के इकोनॉमिक सर्वे देख लें, वो सारी चीजें क्या बताती है, आपका हर एक सेक्टर जो इकोनॉमिक सेक्टर है, हर एक सेक्टर के अंदर ग्रोथ थी। और जो साल के शुरू में आप अपने अहदाफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने फरवरी में वो सारे अहदाफ पूरे कर लिए। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। इस वक्त सवाल ये है कि आप इनके साथ, इनकी कैपेसिटी नहीं है, आप ऑन बोर्ड नहीं होंगे। देखिए, ऑन बोर्ड हम हैं, जहां जब कमेटी में चीज आती है हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा काम ये लोग तो कमेटी में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे जब हम सामने आएंगे, ये करेंगे। मैं सच बात बताता हूं, एक बात बताएं, मैं आपका एक कैमरामैन हो, वो हर दफा पिछले 1 साल से गलत लाइट आपके ऊपर कर रहा हो, आप उसके ऊपर यकीन करेंगे कि ये लाइटिंग ठीक करेगा? पिछले 40 साल से 1980 से बेचारे को टॉलरेट ही नहीं कोई करेगा। एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताएं, 40 साल से कौन, 1980 से कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस मुल्क पर है? अगर पिछले 40 साल में उन्होंने तबाह कर दिया, अगले 3 साल में वो क्या कमाल कर देंगे? दे डोंट हैव दी, जैसे कहते हैं ना, ग्रे मैटर नहीं है। मीर साहब, मैं मजबूर हो गया, मेरी गुजारिश, ये तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हुकूमत में आए नहीं। पौने 4 साल में ये आईपीपीज को उठा के बाहर फेंक देते। पौने 4 साल में, पौने 4 साल में राइट साइजिंग क्यों नहीं हुई? पौने 4 साल में नुकसान देने वाले जो अदारे थे, इन्होंने बंद क्यों नहीं किए? उस पे काम क्यों नहीं किया? और जिसकी एग्जाम्पलें दे रहे हैं उसको पहली मीटिंग के बाद निकाल दिया था इन्होंने। और इसके बाद 1 मिनट, ये केपी है, मुझे कोई रिफॉर्म्स दिखा देना, मुझे दिखाएं जी कि पाकिस्तान के बेहतरीन यहाँ पर लोकल बॉडीज है, तो या मेरी खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनको बार बार वोट क्यों देते हैं? मेरी बात सुन लेना, मैं आपको वोटों पे भी आ जाता हूँ ना जी, आ जाए ना। एक आपने और मीर साहब, मैंने और इनको साथ लेके एक मेट्रो इस पे बैठना है, एक पेशावर वाली पे बैठना है, आपको पता चल जाएगा असल और नकल का। और नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, हम देने को तैयार हैं। लेकिन एक मेरी बात, हमने अगर गलतियां की हैं जनाब 4 साल में, वो ठीक कर लेते, क्यों नहीं किया आईपीपीस? चले, अब ये आपकी आपस की डिबेट शुरू हो गई है। मैं ज़रा डॉक्टर कैसर मंगाली साहब से उनका जो सब्जेक्ट है उसी तक बात करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। अच्छा, हम डॉक्टर कैसर मंगाली साहब से बात करें जिन्होंने हुकूमत की ऑस्टेरिटी कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर साहब, चले, आपने इस्तीफ़ा दे दिया, अब वापस आते हैं नहीं आते तो ये तो बाद की बात है, ये तो आपने फैसला करना है, लेकिन आप मशवरा क्या देंगे? पूरी जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताएंगे कि इस हुकूमत को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि जिससे कि इकॉनमी जो है उस पर अच्छा असर पड़े और अखराजात वाकई कम हो जाएं? वो क्या काम है जो आप हुकूमत से कराना चाहते हैं और हुकूमत ने नहीं किया? तलाल साहब की जो बात है कि हुकूमत इम्प्लीमेंट भी कर रही होगी, लेकिन जो चीज़ तय होगा वही इम्प्लीमेंट करेंगे ना। अगर 53 इदारों को इवेलुएट करने के बाद 52 का फैसला हो कि हम रखेंगे और एक को बंद करेंगे, अगर यही ट्रेंड रहा आगे काम का, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इदारे बंद होंगे। और समेडा और पॉपुलेशन काउंसिल और फर्टिलिटी काउंसिल के जैसे जो इदारे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो भी चलते रहेंगे। तो इसमें कोई खातिर खा नतीजा मुझे नज़र नहीं आता। आपने पूछा क्या होना चाहिए, मैं जो दूसरी कमेटी थी इस मौजूदा कमेटी से पहले, उसमें मैंने एक 3 हफ्ते मुझे दिए गए, उसमें मैंने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें 17 डिविजन्स आइडेंटिफाई हुए हैं और मैं आइन को लेके चला हूँ। आइन में जो
फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें जो डिविजन्स नहीं है वो हमने मार्क किए। उसमें से 5-6 डिविजन्स थे हमने आइडेंटिफाई किए कि ये स्ट्रेटेजिक डिविजन्स हैं। ऑल्दो ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, इसको फिर भी फेडरेशन में रहना चाहिए। और बाकी हमने कहा कि अब ये मेरी तजवीज़ थी कमेटी की तजवीज़ नहीं थी। तो आपने पूछा क्या होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा जैसे साहब ने कहा कि मेरी मर्ज़ी हो तो चले। ये तो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, शुरू में आप टेबल पे रखते हैं। जो तरीका इसका ये है कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें कि ये नंबर है, ये बंद होने जा रहे हैं। 6 महीने का टाइम दें उन इदारों को, उनके जो अंदर एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दें कि हमें क्यों होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। अगर एक डिवीज़न बंद होता है लेकिन उसका एक दफ्तर है जो यूज़फुल है, वो कहाँ पार्क होगा, किसी और डिवीज़न में पार्क होगा। अच्छा, ये सारा काम हो चुका है। ये सारा काम दूसरी जो कमेटी थी, कमेटी फॉर रिडक्शन ऑफ फेडरल एक्सपेंडिचर, ये उस कमेटी में काम हो चुका है। तो अगर सीरियसनेस है गवर्नमेंट की, मैं काम साथ करने को तैयार हूँ। मैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ। जब उनको ज़रूरत होती किसी चीज़ की, मैं उनको वो बना के दे देता हूँ। इंडिविजुअल MNAs को भी चीज़ें बना के दे देता हूँ, सेनेटर्स को भी बना के दे देता हूँ। तो मसला ये नहीं है कि मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि काम का नतीजा होना चाहिए। ठीक है तलाल साहब, अब इसमें काम का नतीजा होना चाहिए। आपने पहले भी उनको कहा कि नज़रसानी करें, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं बदकिस्मती से एक सवाल जो है वो, क्योंकि आप एक पार्लियामेंटेरियन है, मैं आपसे करने लगा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम बहुत से शोबों में नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखें UNDP की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 193 ममालिक में से 164वें नंबर पे है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कानून की हुक्मरानी में हम 142 ममालिक में से 130वें नंबर पे हैं। 2022 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में 5वें पे, जबकि वनडे और T20 में 3रे नंबर पे थी। अब आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में 6ठे, जबकि वनडे में 4थे और T20 में 7वें नंबर पे है। हम इकॉनमी से लेकर क्रिकेट तक हर जगह पे जवाल का शिकार हैं। ज़ाहिर है आप तो कहेंगे ना कि पिछली भी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना कि कैसर बंगाली साहब जैसे लोग जो हैं वो आपको छोड़ के ना जाएं, आपके साथ चलें। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मकसद है रिफॉर्म करना। अगर एक अदारा परफॉर्म नहीं कर रहा और अदारे की ज़रूरत है तो अदारे को बेहतर करके उसे काम लेना है। अब ये तो नहीं ना कि जो ही काम नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं जी कि यहाँ अदलिया जो है वो सबसे नीचे है, पूरी अदलिया फ़र्क कर दिए। नहीं, रिफॉर्म करना है, इसकी बेहतरी करनी। तो कई अदारों की ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने काम नहीं किया, ये समेटा, ये सही कह रहे हैं, उसका बोर्ड ही नहीं बना कितने साल, ठीक है ना जी। लेकिन कई इदारों को हमने उसको मुकम्मल करना है। हमने स्लिम स्मार्ट हुकूमत अगर आप समीटा के इशू पे डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से इत्तेफाक कर रहे हैं तो फिर उस इदारे को रख क्यों रहे हैं? नहीं, रख इसलिए रहे, देखे ना, अब स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, कोई मुल्क की इकोनॉमी इसके बगैर चल ही नहीं सकती, ठीक है ना जी। अब आप अगर उसने परफॉर्म नहीं किया और अदारे की ज़रूरत थी तो हम इसलिए अदारा तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन हमने उसको रिफॉर्म करके ऐसा बनाएंगे कि वो काम करे। तो आप यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को भी रिफॉर्म करते हैं? अगर यूटिलिटी स्टोर की अगर ज़रूरत है ही नहीं, हम कोई ज़बरदस्ती हमने इस तरह तो नहीं कर रहे ना जी कि भी इसको बंद करना है, ये कोई पसंद ना पसंद है, नहीं। देखें, एक तो जो राइट साइजिंग है इसका नाम, ये सिर्फ ये डाउन साइजिंग नहीं है। और दूसरी बात है, देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर का रिजॉल्व देखा है, मैं बंगाली साहब हूँ या बाकी जो भी लोग, रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चर करने में इस गवर्नमेंट को आप देखेंगे होता हुआ। ये अभी 4-5 महीने हुए, ठीक है, पहले रिपोर्टें बनती रही होंगी, सब कुछ होता रहा होगा, लेकिन आपको इस दफ़ा रिफॉर्म होने में, रीस्ट्रक्चर होने में, राइट साइजिंग होने में आपको नज़र आएगा। अच्छा हुमायूं मोहम्मद साहब, अपोजिशन जो होता है उसको कहा जाता है कि ये फ्यूचर की गवर्नमेंट है। अगर आप कभी हुकूमत में आते हैं, आपकी पार्टी आती है, तो क्या आप भी जो है वो कोशिश करेंगे कि ये राइट साइजिंग के नाम पे ऐलानात ही किए जाएं और अमली इक़दामात कम किए जाएं, जैसा कि बंगाली साहब बता रहे हैं?
मीर साहब, मैं आपके इसी जुमले में थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। मैं अगर को चेंज करके उसको जब कर दूंगा। जब, ठीक है ना, क्योंकि इफ मीन्स के डाउट है, जब मीन्स कि देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो जब हम आएंगे उस वक्त हम देखिए, मैं एक बात से ये याद रखें, मैं एक बात इन प्रिंसिपल ये एग्रीड है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जो जिसको हम रिडेंडेंसीज कहते हैं, डबलिंग बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने 18th अमेंडमेंट के तहत बहुत ज़्यादा वो डिवॉल्व कर दिए सब्जेक्ट्स, और हर दफ़ा जब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में होते इसके बारे में इशू बताओ जी ये हम नहीं कर सकते, अगर आप नहीं कर सकते तो आप बैठे क्यों हैं। तो वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पर है। प्रॉब्लम सर यहाँ पे क्या है, जैसे अभी बंगाली साहब जो बता रहे थे, यूएनडीपी ने इनको दूसरे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मेनली है 1% एलीट जो कैप्चर, जिनको हम कहते हैं एलीट कैप्चर, वो सारी चीज़ें कर रही है, 9 या 18% ऑफ जीडीपी को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अच्छा उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, उसमें ये ब्यूरोक्रेसी शामिल है, उसमें आर्म फोर्सेस शामिल है, उसमें लैंडलॉर्ड शामिल है। 1% लैंडलॉर्ड ऑफ पाकिस्तान, दे आर कंट्रोलिंग 24% ऑफ एरेबल लैंड। तो ये एक बहुत ज़्यादा, और ये सारे बैठे हुए पार्लियामेंट में, ये सारे पार्लियामेंट, तो ये वो डिसीजन लेने नहीं देंगे। अब मिसाल दिए, जैसे आपने समेटा की मिसाल दी है, देखिए समेटा की मिसाल में ये है कि एक हमने चीज़ बनाई है और वो परफॉर्म नहीं कर रही। मुझे बताएं एक चीज़ जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं उसको कैसे, और यही वो चीज़ हमारे उसमें है। हम क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, ये ढूंढेंगे कोई एसएचओ मिल जाए इनको शायद वो ठीक करने के लिए, क्योंकि आजकल तो एसएचओ सारे काम कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। एक्चुअली द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन वो मिलने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों ने ढूंढ लिया है। 3-3.5 साल होने में और 35 साल के उसमें होने में बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, जस्ट आखिरी, इन्होंने एक सवाल किया था कि जाके वो बैठ जाते। देखिए, जो बंदे, जिस बंदे ने इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने हो ना, कि जिसमें वो कहे कि यार इंपोर्टेड कोल जो है साहिवाल में लगा लो ताकि लोगों को नजर आए बिजली बनते हुए, वो यही बसों में ही करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN 2013 जब पहली बार KP में आई है, और 2018 जब जा रही थी, पंजाब में जब ये लोग आए थे, उस वक्त हम जब आए थे, इनके पंजाब में 5.3 GDP था, और जब ये गए थे तो वो 4.3 था, नेट लॉस 0.4 या 0.5% ओवरऑल था। KP में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी 4.8 था, जब गई 5.7 था, नेट प्रॉफिट था उसमें। ये बात एवी तो KP जब गई तो साथ में सारे चीफ मिनिस्टर भी चले गए। नहीं, देखिए वो परवेज खटक भी चला गया, महमूद खान भी चला गया। आप लोगों को चेंज करना प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो बंगाली साहब बात कर रहे हैं वो ये है, आउटकम क्या है, आप अपना आउटकम निकालें। आप 10 बातों को चेंज करें, लेकिन योर आउटकम शुड बी पॉजिटिव। ये लोग क्या करते हैं, एक बंदे के साथ टिके हुए हैं और लेकिन आउटकम जीरो है। एक लाइन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और वजीर आला पंजाब था बुज़दार। अच्छा, ये खुदा के अच्छा, मैं बंगाली साहब, मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि ये जो एक सवाल मैंने उठाया है कि हम हर शोबे में बदकिस्मती से हम डिक्लाइन का शिकार हैं, जवाल का शिकार हैं, इकोनॉमी से लेके और क्रिकेट तक, इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी, मेरा ख्याल है एक बात अभी जो नौमान साहब ने कही, 1980 के बाद ऐसा है कि पाकिस्तान के जो पहले 30-35 साल थे, वो पाकिस्तान वॉज अ डेवलपमेंट स्टेट। पाकिस्तान की जो नौयत थी, चाहे हुकूमत फ़ौजी हो, सिविलियन हो, जिसकी भी हो, उन सब का मकसद था माशी तरक्की करना। 1977 के बाद पाकिस्तान का मकसद माशी तरक्की ख़त्म हो गया, और उसके बाद हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया मुल्क को तरक्की देने के लिए, और अगर बने हैं तो वो वाइट एलिफेंट्स हैं जिसका हमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। और ये जो डिक्लाइन है, जाहिर है जब आपकी पॉलिटिकल डिक्लाइन होगा तो हर फील्ड में डिक्लाइन नज़र आएगा, और जो क्रिकेट में डिक्लाइन नज़र आ रहा है वो शायद एक लास्ट स्टेज है हमें आईना दिखाने के लिए कि हालात बड़े ख़राब हैं। और मैं, चूँकि इकॉनमी से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे जो इस वक्त जो परेशानी है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये कमेटी अच्छा काम नहीं कर रही है। बात ये कि ये कमेटी अच्छा काम नहीं करेगी, मुल्क पहले ही दिवालिया हो चुका है, वेंटिलेटर पे है, हमें IMF भी लोन देने को तैयार नहीं है, हमारे दोस्त ममालिक भी लोन देने को तैयार नहीं है, हमारे असासे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है।
जो FDI से आप लाते थे कि FDI आएगी तो मुल्क बेहतर होगा, अब रिवर्स FDI हो रहा है। फॉरेन कंपनीज जो यहाँ कई साल से मौजूद है बंद करके जा रही है। तो ये इकॉनमी बैठ रही है। जब तक हम 100 रुपये की रेवेन्यू पे 210 रुपया खर्च नहीं कर सकते। जलाल साहब ने कहा कि ये रिफॉर्म करेंगे इदारों को। बात ये कि हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि अब हम इदारों को रिफॉर्म करें। और मैं जो डिबेट जो कमेटी की प्रोसीडिंग्स जो मुझे तकलीफ़ दे ये लगी, कोई इदारा बंद करने को तैयार नहीं है। 53 में से एक इदारा बंद किया और एक साहब आए थे, मैं उस इदारे का नाम नहीं लेता, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने एडमिट किया कि जी 15 साल में इस इदारे ने काम नहीं किया लेकिन पोटेंशियल है तो इसको बंद न करें। इस किस्म की डिबेट होती रही है। चले बहुत शुक्रिया। कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये इदारा कुछ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे एक बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल करना है, इसलिए मैं आपका थैंक यू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एक सवाल बड़ा अहम है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की, और उस इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है उसने ये एक ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फ़ैसला, अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और अदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़, मुल्क को मुआशी बुरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादतों और अदारों के मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ का जमात के अहम इजलास से खिताब, और इससे एक डिबेट शुरू हो गई कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने तरदीद कर दी। सुने तरदीद किन अल्फाज में की। इमरान खान साहब और उनका तर्ज़ सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। नवाज शरीफ ने किसी से कोई रब्ता नहीं किया। 3 घंटे की मीटिंग में 3 अल्फाज का कोई तज़किरा शुरू से लेके आखिर तक नहीं आया। ना किसी ने PTI का नाम लिया, ना किसी ने मुज़ाकरात का नाम लिया, और न किसी ने खान साहब का नाम लिया। कोई मुज़ाकरात की पेशकश हमारी तरफ से इनको नहीं है। तो फिर तलाल चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात की पेशकश नहीं थी तो ये मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया अकाउंट से ये स्टेटमेंट जारी की, ये क्या थी? देखिए, इससे मतलब ये अखज़ कर लिया गया, और ये तो वैसे ही अब तिनके का सहारा ढूंढते फिरते हैं कि पता नहीं हमारे लिए ही कहा है। अच्छा, इस मुल्क में हुकूमतें जो हैं और पार्टियों की भी हैं, और हम KP के हुकूमत से, वो आपसे तो मुज़ाकरात की बात करते नहीं, वो तो कहते हैं हमने फ़ौज से मुज़ाकरात कर ये कहते बड़ा कुछ है। हाँ। ये अगर वो जो कहते हैं वो करते हो तो क्या बात है। अच्छा, काफ़ी फ़र्क है इनके कहने में और करने में। और दूसरी बात है, हम तो KP के हुकूमत से बात करते हैं क्योंकि एक हुकूमत है और उसको ऑन बोर्ड लेना वो ज़रूरी है। बाकी रही सियासी मामलात की बात, तो ये बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, किसी किस्म का NRO डील या ढील जो है ना वो नहीं होनी। एक जुमले में जवाब दे दें बस। सर मैं सिंपल सी बात करता हूँ। एक तो हल्का सा वो बताता हूँ, मेरे ख्याल में बंगाली साहब जो जिस एक वो इदारे की बात कर रहे थे वो खुद PMLN की बात कर रहे होंगे कि इतने अरसे से थे बाकी। लेकिन कमिंग टू दिस पॉइंट, देखिए सिंपल सी बात ये इनकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, ये इनकी मजबूरी होनी चाहिए। अगर इस मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इसको स्टेबल करो पॉलिटिकली। आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस फाउंडेशन की तरह जिसके ऊपर बुनियादें खड़ी होती हैं। ना वो कहते हैं हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने इनसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने। उसकी एक वजह है सर, उसकी वजह यह है कि अगर इनके पास कोई पावर हो डिसीजन के, ये अपने मिनिस्टर रख नहीं सकते हैं, ये अपने लोगों को सेनेटर किसको बनाना है किसको बनाना वो इख्तियार इनके पास है नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, वो लोग खुद कहते हैं कि ये हमारे नहीं, इनके खुद मेंबरान ये कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा बिल इन्होंने जब प्रेजेंट करते हैं इनको खुद नहीं पता हो तो उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। जब पूछे कि बिल में क्या क्या था, अच्छा मैं ज़रा देखा नहीं है, तो फिर आप इनसे क्या बात करोगे? अगर हमसे बात नहीं करनी तो महमूद असरकज़ई साहब को क्यों लगाया हुआ है? उन बेचारों को भी बता दें कि भी किसी से बात नहीं करनी। क्यों उस बेचारे की इज्जत को
यही करते हैं। अब एक को भेज देते हैं बानी पीटीआई और दूसरे को कुछ कह देते। दो चीजें, एक खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कमेटी क्यों बनाई है, और एक एज एन ऑपोजिशन। वो एज एन ऑपोजिशन अलग बात है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी इधरों पढ़ना। चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको यकीनन समझ पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।